अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सी एस एंड आई टी। तो आज हम वेब इंजीनियरिंग के लेक्चर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास फ्रेमवर्क फॉर वेब है कि वेब का फ्रेमवर्क हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं, हम एक कंप्लीट वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास जो वेब ऐप का प्रोजेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं, कौन कौन से फेजेस जो हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम उन तमाम फेजेस को, उन तमाम स्टेप्स को जो है वो डिटेल के अंदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेमवर्क होता क्या है। तो फ्रेमवर्क इज़ अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर हम कहते हैं कि सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं दैट विल ऑलवेज बी परफॉर्म फॉर एवरी वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, जो कि हर वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो है उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक कंप्लीट वेब प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करना है, तो ये एक्टिविटीज़ तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर होती हैं, तमाम वेब इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं। बट ये एक्टिविटीज़ वेरी करती होती हैं कि आप वेब प्रोजेक्ट जो है वो किस डोमेन से रिलेटेड जो है वो बना रहे हैं। अब हर डोमेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो सेम है, बट इसके अंदर जो डोमेन से रिलेटेड उसके अंदर जो आपके पास स्टेप हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर आपके पास जो कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो एक्टिविटीज़ तो सेम ही यानी है, बट उसके अंदर जो आपके पास एंटिटीज़ हैं, जो आपके पास उसके अंदर आपने जो आपने वहाँ पे टास्क परफॉर्म करने हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो इसी तरह हर डोमेन से रिलेटेड जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एजुकेशन वेबसाइट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, कोई एनजीओ है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है, बट इन जनरल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेम होती हैं और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ईच फ्रेमवर्क एक्टिविटी इज़ कंपोज्ड ऑफ सेट ऑफ एक्शंस। उसके अंदर कुछ सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो कि हर वेब प्रोजेक्ट के अंदर जो हैं फॉलो करने चाहिए, फॉलो किए जाते हैं। उसके अंदर आपके पास वर्क टास्क हो सकते हैं, वर्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस पॉइंट्स आ जाते हैं, और उसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट के माइलस्टोन जो हैं, ये चीज़ें जो हैं वो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं, आप इन सारी चीज़ों को जो है वो कोई भी डेवलपर जो है वो माइंड के अंदर रखता होता है। तो फर्दर वेब फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ के अंदर जो सबसे पहला इसके अंदर हम आपके पास फ़ेज़ आ जाता है वो फार्मूलेशन फ़ेज़ है। फार्मूलेशन फ़ेज़ के अंदर बेसिकली जो काम है वो अलाउज़ कस्टमर एंड डेवलपर्स टू एस्टैब्लिश गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेब ऐप। तो इसके अंदर जो बेसिक इसका पर्पज़ है, इनिशियल फ़ेज़ है, इसके अंदर जो कस्टमर है और डेवलपर है, बेसिकली उस वेब ऐप के जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई किया जाता है और उसको यहाँ पे सेट किया जाता होता है। फर्स्ट फेज़ के अंदर सबसे पहले इनिशियली इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और आइडेंटिफ़ाई किया जाता है द स्कोप ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स, ठीक है? और हम उसके अंदर जो डेवलपमेंट एफर्ट्स कितनी आएगी, कॉस्ट कितनी आएगी, तो इनिशियली जितनी भी उसकी प्लानिंग है, जितने भी गोल्स हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस पर्पज़ के लिए आप उस वेब ऐप को जो है वो डेवलप कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है वो आइडेंटिफ़ाई किया जाता है और ये भी देखा जाता है कि वेब ऐप की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को बनाते हैं, जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, तो सबसे पहले उसको ये आइडेंटिफ़ाई किया जाता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? अगर ज़रूरत है, तो इसको इस्तेमाल कौन करेगा? इसका फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है? आप अगर किसी वेब प्रोजेक्ट को बना देते हैं, कोई वेब ऐप आपकी बन जाती है और बाद में उसका पता भी ना हो कि ये क्यों ज़रूरत थी इसकी, या इसको अब इस्तेमाल कौन करेगा, इसके कस्टमर्स जो हैं वो कौन से होंगे, तो फिर आपका वो प्रोजेक्ट जो है वो फ़ेल होता है। उसके ऊपर एफ़र्ट जो है वो वेस्ट हो जाती है, उसके ऊपर बजट जो है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा इनिशियल फ़ेज़ के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों है, उसको कौन यूज़ करेगा और इसके ऊपर एफ़र्ट कितनी आएगी, इसके गोल, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर सेट की जाती होती हैं। सेकेंडली फिर हम इसके अंदर देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह क्या चीज़ें, कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व हैवी इंस्ट्रक्शन एंड कोलैबोरेशन विद द कस्टमर, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़। बेसिकली आप कोई भी वेब ऐप बनाते हैं, कोई वेब प्रोजेक्ट होता है, आपने डेफ़िनिटली किसी कस्टमर को, क्लाइंट्स को टारगेट बना के आप लोग बनाते होते हैं कि ये वेब ऐप, वेब जो है ये किसके लिए है। तो बेसिकली आपने उसके अंदर जो है वो कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन का उसके अंदर फ़ेज़ रखना है, जिसके अंदर बेसिकली कस्टमर्स के उसकी रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती हैं कि वो वेब ऐप के अंदर जो है वो क्या चीज़ नई देखना चाहता है, या उसके अंदर जो है वो कौन-कौन से रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम कम्युनिकेशन फ़ेज़ के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर हमारे पास वो एनालिसिस आ जाती हैं। जब आपने फार्मूलेशन फ़ेज़ के अंदर उन सारी चीज़ों को, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया, आपको पता भी है कि आप किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, आपके पास टारगेट यूज़र भी हैं, कस्टमर भी हैं, आपको पता है।
तो उसके बाद आप फिर उसका कम्युनिकेशन के बाद आप एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एक्टिविटी दैट आइडेंटिफाई डाटा फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द वेब। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपने इसके अंदर कौन सा डाटा यूज़ करना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। टेक्निकल एक्टिविटी है बेसिकली इसके अंदर आप इसके अंदर 4 जो है आपके पास एनालिसिस जो है 3 एनालिसिस को 4 एनालिसिस को आप यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो उन चारों में से सबसे पहले जो आपके पास आ जाता है वो कंटेंट एनालिसिस है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, तो वो उसका कंटेंट होता है। कि हमेशा लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो आपका कंटेंट है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। कंटेंट की बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट जो है वो ग्रो करती है। तो कंटेंट एनालिसिस के अंदर टेक्स्ट है, ग्राफिक्स हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, आप किस तरह की वेबसाइट जो है डेवलप कर रहे हैं। आपने बेसिकली कंटेंट के जो है वो एनालिसिस करने हैं कि कंटेंट आपका वैलिड है या कंटेंट जो है वैलिड नहीं है, कंटेंट्स के अंदर जो है कोई एरर तो नहीं है। उसके अलावा सेकेंडली जो आपके पास एनालिसिस आता है वो है इंटरेक्शन एनालिसिस, द वे इन वे यूज़र इंटरेक्ट विद ऐप। आपने बेसिकली इंटरेक्शन एनालिसिस करनी है कि यूज़र ने वेब ऐप के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। कोई इस तरह से आपने उसका इंटरेक्शन एनालिसिस जो है वो बिल्ड करना है कि यूज़र को वेब ऐप के साथ इंटरेक्शन के अंदर आसानी हो, उसको किसी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी का जो है वो उसको फेस ना करना पड़े। ईज़िली जो है आप उसके अंदर उसको जो है वो वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट हो सके, ईज़ी इंटरफेस जो है उसका डिज़ाइन किया जाना चाहिए। थर्डली जो है फंक्शन एनालिसिस है। ऑपरेशंस फंक्शंस ऑफ वेब ऐप आर डिस्कस्ड। इसके अंदर आप उस वेब ऐप के अंदर तमाम ऑपरेशंस को, उसके तमाम फंक्शंस को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कशन इसलिए की जाती है कि क्योंकि भी ये हम आपके पास जो है वो एनालिसिस फेज़ है, इसके अंदर बेसिकली आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं जो आपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं वो फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है वो सेट किए थे। क्या ये सारी चीज़ें उन चीज़ों को फुलफ़िल कर रही हैं या फुलफ़िल नहीं कर रही हैं। कॉन्फ़िगरेशन फेजेस के अंदर द एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन व्हिच वेब ऐप रिसाइड्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल। कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस के अंदर आप जहाँ पे आपने वेब ऐप को जो है वो लॉन्च करना है, उसको डिप्लॉय करना है, आप देखते हैं एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि अगर वहाँ पे आप वेब ऐप को जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं तो क्या वो वहाँ पे सक्सेसफुल रहेगी, क्या उस एनवायरनमेंट के अंदर जो है उसके वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फुलफ़िल होंगे या नहीं होंगे। तो बेसिकली एनालिसिस के अंदर आप इन सारी चीज़ों को जो है वो देखते हैं और उसके बाद जब आप एनालिसिस कर लेते हैं और आपको लगता है कि जी आपकी वेब ऐप जो है वो ग्रो कर सकती है, हर लिहाज से एनालिसिस जो है उनके आपके हौसला अफ़ज़ा हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं डिज़ाइन की तरफ। डिज़ाइन की तरफ जब भी आप जाते हैं तो एस्टेब्लिश अ डिज़ाइन दैट सॉल्व द बिज़नेस प्रॉब्लम। बेसिकली आप कोई वेब ऐप बना रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, फिर आप उसके जो गोल्स हैं उसको जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं डिज़ाइन को। डिज़ाइन एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो है जिसके अंदर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आप वो आर्किटेक्चर इसके अंदर डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली जो डिज़ाइन के प्रोसेसेस हैं वो 3 तरह के हैं, आर्किटेक्चरल है, नेविगेशनल डिज़ाइन है और इंटरफेस डिज़ाइन है। तो जब हम डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन किस तरह है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर हमने किन चीज़ों को फोकस करना है। बेसिकली फोकस ऑन डेफिनेशन, कंस्ट्रेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइपरमीडिया। आपने फोकस करना है डेफिनेशन, कंस्ट्रेंट्स, रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ हाइपरमीडिया, हाइपरमीडिया के अंदर आपके पास तमाम कंटेंट जो है वो आपका इसके अंदर आ जाता है, चाहे आपके पास ऑडियो, वीडियो है, टेक्सचुअल है, किसी तरह का भी कंटेंट है, आप सब चीज़ों को यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है, उसका तमाम डिज़ाइन पैटर्न को आप डिफ़ाइन करते हैं और ये इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो उसका आर्किटेक्चर टेम्पलेट है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल होना चाहिए। उसकी आर्किटेक्चर जो है क्योंकि बेस है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये चीज़ डिफ़ाइन करता है कि उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह से है, उसके उसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उसके डिज़ाइन पैटर्न कौन-सा है और इन द एंड जो है वो किसी मीनिंगफुल जो है वो किसी डिज़ाइन पैटर्न को, किसी टेम्पलेट को जो है वो फाइनल किया जाता है। तो इसके अंदर पॉइंट हमने यूज़ किया है जी एक वर्ड हाइपरमीडिया। हाइपरमीडिया स्ट्रक्चर क्या है? डिपेंड्स ऑन गोल्स एंड एस्टेब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली आप हाइपरमीडिया को किस तरह से चूज़ करते हैं, जो आपने फॉर्मुलेशन फेज़ के अंदर उसके जो गोल्स एस्टेब्लिश किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हाइपरमीडिया कंटेंट जो है आप उसको इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा डिफाइन कंटेंट्स प्रेजेंटेड टू द यूज़र। जैसे अभी मैंने आपको बताया कंटेंट जो है डेफिनेटली जो यूज़र को आपने कंटेंट प्रेजेंट करना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एनालिसिस फेज के अंदर हमने डिस्कस किया, जो सक्सेस का जो इन्हिसार है वो बेसिकली आपके उस कंटेंट के ऊपर होता है। तो हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास नेविगेशन डिज़ाइन आ जाता है। नेविगेशन डिज़ाइन बेसिकली क्या है? डिफाइन
नेविगेशन पाथवे दैट इनेबल अ यूज़र टू एक्सेस अ वेब ऐप। आपने बेसिकली इसके अंदर जो है एक पाथवे डिफाइन करना होता है कि यूज़र किस तरह से किसी भी वेब ऐप को जो है वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, वेब ऐप हैव डिफरेंट रूल्स फॉर विजिटर्स एंड रजिस्टर्ड यूज़र। जैसे आप लोग देखते हैं जो आपके पास कुछ वेब ऐप्स होती हैं, जो विजिटर्स हैं, रजिस्टर्ड यूज़र हैं, उनके जो वेब ऐप उसके रूल्स हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे कोई कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी की वेब ऐप है, आप वहाँ पे जाते हैं तो जो उसके परमानेंट यूज़र हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसके पास वहाँ पे एक लॉगिन होता है, वो जाता है, अपना रिकॉर्ड देखता है, अटेंडेंस देखता है, असाइनमेंट का रिज़ल्ट देखता है, जो आपके पास क्विज़ेज़ हैं या उसके फाइनल रिज़ल्ट्स हैं, वो देखता है। उसका वे ऑफ इंटरेक्शन विद वेब ऐप डिफरेंट होता है। जो विज़िटर्स होते हैं जैसे ऑन ऐप ऑन एंड ऑफ जो है वो डिफरेंट विज़िटर्स जो हैं वो वेब ऐप को और वहाँ पे विज़िट करते हैं, उनका वे जो है वो डिफरेंट है। जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो इंटरनली उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, वेब ऐप को एक्सेस करते हैं, उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से विज़िटर्स जो हैं वो जस्ट उसको व्यू कर रहे होते हैं, उस वहाँ से डाटा को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते होते। ईच ऑफ दीज रूल्स रिलेटेड विद डिफरेंट लेवल ऑफ कंटेंट एक्सेस। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये जो आपके पास विजिटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, उनका कंटेंट एक्सेस का तरीकाकार डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी बताया कि विजिटर्स जो हैं वो जस्ट विजुअलाइज कर रहे हैं, वो चीज़ों को वहाँ पे देख रहे हैं। जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो इंटरनली डाटा को भी एक्सेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली नेविगेशन लिंक्स मस्ट बी आइडेंटिफाई फॉर अप्रोप्रिएट कंटेंट लिंक आइकन बटन एंड स्विचेस etc। तो जो रजिस्टर्ड यूज़र हैं या विजिटर्स हैं वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे वेबसाइट से, वेब ऐप के साथ, तो नेविगेशन लिंक जो है बेसिकली इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे थ्रू डिफरेंट आइकन्स हैं, बटन्स हैं और स्विचेस के थ्रू। डिज़ाइनर शुड डिज़ाइन नेविगेशन कंटेंशन लाइक आइकन। तो जो डिज़ाइनर है, अच्छा डिज़ाइनर है, वो हमेशा जो नेविगेशन उसका डिज़ाइन जब करता होता है तो क्लियरली आइकन्स जो हैं या ग्राफिकल लिंक्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन करता है और ट्राई करता है कि जिसको क्लिकेबल होना चाहिए, ताकि जो यूज़र है, विजिटर्स हैं या रजिस्टर्ड यूज़र हैं वो ईज़िली जो है उस वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट कर सकें। फिर थर्ड जो है वो आपके पास इंटरफेस डिज़ाइन आ जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूज़र ने सबसे पहले इंटरफेस के थ्रू जो है वो उस वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करना है। तो यूज़र इंटरफेस इज़ फर्स्ट इंप्रेशन सो इट शुड बी इम्प्रेसिव। जो जो यूज़र जब भी किसी वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है तो सबसे पहला उसका इंटरेक्शन जो है वो होता है उसके डिज़ाइन फेज़ के साथ, तो इट शुड बी इम्प्रेसिव, तो उसको इम्प्रेसिव होना चाहिए। पुअरली डिज़ाइन इंटरफेस विल डिसअपॉइंट द पोटेंशियल यूज़र। जो इंटरफेस डिज़ाइन होता है बाद वह बहुत पुअर होता है या कॉम्प्लेक्स होता है, यूज़र को जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, यूज़र जो है वो उसको देखता है, उसको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो उसको छोड़ देता है, वो किसी और वेबसाइट की तरफ जो है वो मूव कर जाता है। तो हमेशा जब भी इंटरफेस को डिज़ाइन किया जाए तो वो हमेशा इम्प्रेसिव होना चाहिए। डू नॉट फोर्स द यूज़र टू रीड मच टेक्स्ट। इतना टेक्स्ट जो है वो इंटरफेस के ऊपर ऐड ना करें कि यूज़र पढ़ता रहे, उसको समझ ही ना आए कि मैंने इसको क्या करना है। बाद दफ़ा आप किसी वेबसाइट को विज़िट करें तो इतना टेक्स्ट होता है कि यूज़र जो है उसको पता ही नहीं लगता कि कहाँ से स्टार्ट करे, उसका जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो किस जगह के ऊपर है। तो इतना कंटेंट जो है वो ऐड ना किया जाए और उसके जो इंटरेक्शन इस तरह इंटरफेस डिज़ाइन ना किया जाए कि उसके ऊपर मच टेक्स्ट जो है वो ऐड किया जाए। अवॉइड अंडर कंस्ट्रक्शन साइन। इस तरह का कोई साइन वहाँ पे ऐड ना किए। बाद आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो जैसे आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है कि जी इसके ऊपर जो कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइन है या अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास लिंक्स जो है वो नहीं होने चाहिए। हमेशा वेबसाइट के ऊपर जो है वो कंप्लीट वेबसाइट होनी चाहिए। कोशिश करें यूज़र प्रेफर नॉट टू स्क्रॉल। आप इस तरह से उसको एस्थेटिक उसके अंदर ऐड करें, डिफरेंट डिज़ाइन उसके अंदर ऐड करें, इंटरफेस को इस तरह से ईज़ी बनाया जाए तो यूज़र को जो है स्क्रॉल ना करना पड़े, थ्रू लिंक बटन आइकन्स जो हैं वो एक पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर मूव हो जाए और उसके लिए उसके पास नेविगेशन ऑप्शन शुड बी क्लियर। तो वहाँ पे बजाय स्क्रॉल हो आप वहाँ पे नेविगेशन जो आपके पास आइकन्स हैं वो वहाँ पे क्लियरली जो है वो मेंशन होने चाहिए। नेविगेशन मेन्यूज बटन्स एंड हेडर बार शुड बी अवेलेबल ऑन ऑल पेजेस। तो बजाय स्क्रॉल के हर पेज के ऊपर जो है वो आपके पास नेविगेशन मेन्यूज बटन्स और हेडर बार होने चाहिए ताकि यूज़र जो है वो ईजिली जो है वहाँ से एक वेब पेज से किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है वो मूव हो सके। तो जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, चीज़ डिज़ाइन हो जाती है तो उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग शुड बी रिव्यू टू अनकवर एरर। पर्पस क्या होता है कि आप कोई एरर्स हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कोई कंटेंट एरर हैं, कोई ग्राफिकल जो है प्रेजेंटेशन एरर हैं, आप ताकि उन तमाम एरर्स को जो है वो रिमूव कर सकें जो आपने वेब ऐप बनाई है। तो उस पर्पज़ के लिए जो है वो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेलेक्टेड प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स एंड वेब पेजेस आर यूनिट टेस्टेड। ठीक है, आप जो है उसके अंदर
यूनिट टेस्ट करते हैं, हर फेज़ को अलग-अलग टेस्ट करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है वो टेस्ट करना चाहिए कि वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आर्किटेक्चर एंड इंटरेक्शन टेस्टिंग शुड बी मेड केयरफुली। जो आपने आर्किटेक्चर उसका डिज़ाइन किया है, जो बेस है उसकी डिज़ाइनिंग उसको, और इंटरेक्शन टेस्टिंग जो आपने इंटरफ़ेस डिज़ाइन किया है उनको जो है वो टेस्ट किया जाए कि यूज़र जो है वो ईज़िली इंटरैक्ट कर रहा है, उसको किसी एम्बिग्यूटी का, किसी मुश्किल का सामना तो नहीं आ रहा, जो आर्किटेक्चर है उसका जो है वो ठीक है। रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग शुड बी अप्लाइड टू इंश्योर दैट नो साइड इफ़ेक्ट एक्टर। और जो आपने रजिस्ट्रेशन का टेस्टिंग है, जैसे कोई यूज़र है, जैसे भी हमने लास्ट टाइम उसके अंदर मेंशन किए थे विजिटर और कस्टमर, ठीक है? तो बेसिकली उसके अंदर देखा जाए कि कोई उसके अंदर कोई जो आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो तो उसके अंदर नहीं आ रही। इन सारी चीज़ों को उसके अंदर देखना चाहिए। असेंबल्ड वेब पेजेस शुड बी टेस्टेड फॉर ओवरऑल फंक्शनैलिटी। अगर वेब पेजेस जो हैं वो मल्टीपल वेब पेजेस हैं तो उनको इस तरह से असेंबल्ड होना चाहिए कि आपको रिज़ल्ट के अंदर उसको चलाने में जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे कोई बाद एडमिन और यूज़र पैनल होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ असेंबल्ड नहीं होते हैं, तो जब आप उसको चलाते हैं, उससे रिज़ल्ट लिए जाते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर जो है वो फिर जो है एरर आते हैं, वो आपको 100% जो है वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो वेब पेजेस को जो है वो प्रॉपरली असेंबल्ड होना चाहिए। तो टेस्टिंग इज़ बाय मॉनिटर पॉपुलेशन फॉर एंड यूज़र्स। जब आप टेस्टिंग करें तो इस चीज़ को भी इंश्योर करना चाहिए कितने नंबर ऑफ़ पीपल जो है उस वेब ऐप को एक्सेस करेंगे, क्या वो तमाम पॉपुलेशन को जो है वो ईज़िली वहाँ पे जो है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। ये ना हो कि आप वेबसाइट बना दें और कुछ नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं जिसको यूज़ करें वेबसाइट आपकी बैठ जाए। तो हमेशा जो आपके पास पॉपुलेशन है, एंड यूज़र्स की पॉपुलेशन है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं उसको सिमिल्टेनियसली एक्सेस कर रही हूँ, तो वेबसाइट आपकी सक्सेसफुली रन करती है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर आ जाती है टेस्टिंग के अंदर, आप लोगों ने ये भी देखना है कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। बाज़ दफ़ा आपकी जो वेब ऐप है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई उसको जो है सपोर्ट नहीं कर रहा होता, बाज़ दफ़ा ये होता है कोई ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। तो जब भी कोई वेब ऐप बनाई जाए तो कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ को भी उसके अंदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन वे से जो है इसको देखना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिफ़ाइन करें, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगी, ब्राउज़र कौन-सा इसको सपोर्ट करेगा, हार्डवेयर की जो उसके अंदर कंपैटिबिलिटी है वो आपने देखने हैं, प्रोटोकॉल। तो इन सारी चीज़ों को भी देखना है ताकि अगर वेब ऐप आपकी बन जाए तो उसके बाद उसके फंक्शनल जब आप करते हैं, जब उसको डिप्लॉय करते हैं तो इन सारी चीज़ों को पहले से डिफ़ाइन करना चाहिए कि ये कहाँ पे आपकी वेब ऐप जो है वहाँ से सक्सेसफुली रन हो सकती है। उसके बाद जब टेस्ट हो जाती है तो डेफ़िनेटली आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिलीवर अ वेब ऐप टू द कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं। डिलीवर कर दिया जाता है कस्टमर को। कस्टमर इवैल्यूएट एंड गिव फीडबैक आफ्टर इवैल्यूएशन। तो कस्टमर जो है इसको इवैल्यूएट करता है और उसका फीडबैक देता है। फीडबैक हमेशा किसी भी वेब ऐप के ऊपर जो है अगर कस्टमर है वो फीडबैक देता है तो हमेशा प्रोडक्टिव होता है। फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है उस वेब ऐप को या वेब जो आपके पास वेबसाइट है उसको ग्रो करने में हेल्प होती है, उसके अंदर एरर्स को, ओमिशंस को जो है रिमूव करने में हेल्प होती है। आफ्टर इवैल्यूएशन कस्टमर चेक द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिफाइंड इन द फॉर्मुलेशन फेज़। तो जब डिप्लॉय कर दिया जाता है, कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है, फीडबैक आ जाता है, इवैल्यूएट हो जाता है, तो डेफ़िनेटली फिर देखा जाता है कि जिस पर्पज़ के लिए इस वेब ऐप को बनाया गया था, क्या वो उन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही है या फुलफ़िल नहीं कर रही। तो डिप्लॉय माइट बी फुल और पार्शियल। तो डिप्लॉयमेंट ये भी हो सकता है फुल हो और आप उसको यूनिट वाइज़ भी जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे एंड के ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, बहरहाल हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, वो आपके पास मेंटेनेंस और अपडेशन है। कोई भी आपके पास वेबसाइट है, वंस वेब ऐप सक्सेसफुली डिप्लॉयड इट शुड बी अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। जब आपके पास वेब ऐप जो है वो सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो गई है तो उसको फिर रेगुलरली बेसिस के ऊपर जो है उसको अपडेट करना चाहिए। मेंटेनेंस एंड अपडेशन ऑफ वेब ऐप ऑन शेड्यूल बेसिस की टू सक्सेस ऑफ एनी वेब ऐप। जो आपकी वेबसाइट की मेंटेनेंस और अपडेशन है वो शेड्यूल बेसिस के ऊपर है, आपने प्रॉपर शेड्यूल बेसिस के ऊपर जो है वो अपडेट कर रहे हैं, तो वो आपकी वेब ऐप की सक्सेस की एक की है। इससे थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो ईज़िली ग्रो कर सकती है। अगर आपका वेब ऐप के ऊपर लेटेस्ट कंटेंट मौजूद होगा, लेटेस्ट उसके अंदर एक्टिविटीज़ मौजूद होंगी, लेटेस्ट जो है उसके अंदर अगर आपने कोई जो एक्सटेंशन की है, अगर आपने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की है, कोई एनहांसमेंट की है, आप कंटिन्यूअसली ऑन रेगुलर बेसिस उसको अपडेट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी वेबसाइट जो है ग्रो करेगी। द एक्टिविटी ऑफ वेब ऐप मेंटेनेंस मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ मॉडिफिकेशन एंड एनहांसमेंट। तो आपकी जो मॉडिफिकेशन है और एनहांसमेंट है किसी भी वेब ऐप की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकती है। तो हमेशा जब भी कोई वेब ऐप डिज़ाइन की जाए, बनाई जाए, तो उसके बाद उसको रेगुलरली शेड्यूल बेसिस के ऊपर जो है उसको मेंटेन और अपडेट करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
होपफुली आपको लेक्चर की जो है अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं।